नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, काव्य शास्त्र व साहित्य का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और नई आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। पहली बात तो अपनी हर संडे को मेगा क्लास आ रही है, एक टॉपिक एक क्लास के नाम से। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है और इस बार संडे को जो 9 बजे क्लास आपके सामने आती थी वो 6 बजे आपके सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 11 बजे अपन लॉन्च करने जा रहे हैं नया टाइम टेबल। एसआई व रीट की भर्ती को देखते हुए नया टाइम टेबल, उसमें थोड़ा सा तो समय में परिवर्तन होगा, परंतु आपके लिए कुछ नई चीजें जो आपकी मांग आ रही है, शिक्षण विधियों से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, तो उससे संबंधित भी आपको क्लासें मिलती रहेगी लगातार। तो आप 11 बजे टाइम टेबल देखेंगे, उससे पहले 6 बजे रीट की क्लास में जिसमें अपन समास टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 3 यानी द्वंद्व समास व बहुब्रीहि समास दोनों का अध्ययन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी अपन मेन टॉपिक पर जाने से पहले वही 2 शब्द देखेंगे। तो इस क्लास में अपन सबसे पहले 2 शब्द देखते थे। कौन कौन से? पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित और राजस्थानी भाषा से संबंधित। तो पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द है वो कौन से हैं? तो देखिए आपके समक्ष एक शब्द है अल्ट्रा वायरिस। इसको ऐसे बोला जाता है अल्ट्रा, जो आपको पता ही है, और इसको ऐसे बोला जाता है वायरिस, अल्ट्रा वायरिस। इसका मतलब क्या होता है? सामान्यतः ये भी एक प्रशासनिक शब्दावली है जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम में ली जाती है। और इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अधिकारातीत। अब यहां पर अधिकारातीत का मतलब अधिकार और अतीत 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो अधिकारातीत का मतलब अधिकार से बाहर। इसे अपन यूं भी कह सकते हैं शक्ति बाह्य, शक्ति बाह्य, यानी हमारे अधिकार से बाहर या शक्ति से बाहर। जो हमारी शक्ति से बाहर होती है उसके लिए हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरिस शब्द काम में लेते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द आपके समक्ष ये है एक्ट इन फोर्स। एक्ट इन फोर्स ये शब्द है, इसको भी अपन यूं लिख सकते हैं एक्ट इन फोर्स। इस प्रकार से अपन इन शब्दों को लिख सकते हैं। एक्ट इन फोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्यकारी या कार्यवाहक। कार्यवाहक, किसी को अपन जिम्मेदारी दे देते हैं तो उसे कार्यकारी या कार्यवाहक बोल दिया जाता है। तो ये थे 2 शब्द पारिभाषिक शब्दावली के। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। राजस्थानी भाषा में एक शब्द होता है बायरियो। बायरियो किसे कहते हैं? सामान्यतः वायु या हवा को ही क्या कहा जाता है? बायरियो कहा जाता है। और दूसरा शब्द आपके समक्ष है उणियारा। उणियारा, आप यदि दादी नानी के पास बैठे हो तो दादी नानी ने यूं तो जरूर कहा होगा कि उणियारू पिछाड़ने में कोनी आवे, अर्थात उणियारा, उणियारे का मतलब होता है चेहरा। तो इसलिए यहां पर भी ये 2 शब्द आपके राजस्थानी भाषा के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। तो इस क्लास में आपके सामने 4 शब्द कौन कौन से? एक तो अल्ट्रा वायरिस और दूसरा है एक्ट इन फोर्स। अल्ट्रा वायरिस अधिकारातीत यानी अधिकार से बाहर की चीज हो गई, इसको अपन अधिकार से परे भी बोल सकते हैं। और एक्ट इन फोर्स कार्यवाहक या कार्यकारी को कहते हैं। और उसके बाद उणियारो और बायरियो, बायरियो हवा और उणियारो चेहरे को कहा जाता है। अब अपन आते हैं अपनी क्लास की तरफ। अपनी जो मेन क्लास है उसमें अपना व्याकरण का टॉपिक क्रिया चल रहा था। और क्रिया में आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? क्रिया में आज की क्लास में अपन सकर्मक क्रिया में थे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। और सकर्मक क्रिया के भी अपनों ने 2 भेद देखे थे। कौन कौन से? पूर्ण भी देखा था और इसके साथ साथ अपनों ने बात की कि अपूर्ण भी होता है, यानी ये 2 भेद होते हैं।
उसके बाद अपनों ने पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक क्रिया व द्विकर्मक क्रिया, उन दोनों को अपनों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और साथ ही साथ कल की क्लास में अपनों ने देखी थी वे 16 क्रियाएं जो नित्य द्विकर्मक क्रियाएं मानी जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। डरिए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर ये ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि इसका कोई पार्ट नहीं है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अर्थात ये अपूर्ण रहती है। कब रहती है? कर्ता आ जाए, कर्म आ जाए और क्रिया आ जाए, तीनों चीजें आने के बाद भी ये अपूर्ण बनी रहती है, अर्थात ये पूर्ण भाव नहीं देती, अर्थात वाक्य संतुष्टिजनक नहीं होता। तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो यहां पर अपन पूर्ण भाव लाने के लिए क्या करते हैं? अपन करते हैं कि कर्ता, कर्म और इसके साथ साथ कोई न कोई अपन अन्य शब्द भी काम में लेते हैं, अन्य शब्द, और अन्य शब्द के साथ अंत में क्या आ जाएगी? क्रिया आ जाएगी। और जैसे ही ये अन्य शब्द अपनों ने लिखा तो वहां पर वाक्य का कौन सा आ जाएगा? पूर्ण भाव आ जाएगा, यानी वाक्य कैसा बन जाएगा? संतुष्टिजनक वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये अपूर्ण रहती है, इसलिए इसको अपूर्ण सकर्मक माना जाता है। परंतु वाक्य तो पूरा करना ही है, तो अपन क्या करेंगे? उसके लिए अन्य शब्द लिखेंगे। यहां पर आप नोट लगाकर एक चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि सामान्यतः अपूर्ण सकर्मक में, अपूर्ण सकर्मक में मानना, चुनना, समझना, बनाना, क्रियाओं का प्रयोग होता है। अर्थात सामान्यतः इसमें कौन सा? अपनों ने अपूर्ण अकर्मक के भी कुछ देखे थे कि उनमें से कौन कौन सी क्रियाएं उसमें शामिल होती है। तो यहां पर कौन कौन सी क्रियाएं आएगी जब आपको अपूर्ण अकर्मक मानी जाएगी? मानना, चुनना, समझना, बनाना। इन 4 क्रियाओं में से यदि कोई सकर्मक क्रिया का वाक्य आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर अपूर्ण सकर्मक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी पहचान है। ठीक है, देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपके समक्ष एक वाक्य है कि वह मुझे मूर्ख समझता है। वह मुझे मूर्ख समझता है। सबसे पहली बात तो क्रिया कौन सी आ रही है? समझना, और समझना क्रिया हमारी शर्त में है, तो हम इसे किसका मानेंगे? अपूर्ण सकर्मक क्रिया का वाक्य मानेंगे। वह किससे मानता है? मुझे मानता है। कैसा? अब ये क्या का अर्थ नहीं है, ये कैसे का अर्थ है, तो इसलिए ये अन्य शब्द हो गया, ये दोनों क्रिया शब्द होंगे, ये कर्म हो गया और ये कर्ता हो गया, तो इसलिए ये कौन से में जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया में जाएगी। अब यहाँ पर यदि मैं इसको हटा दूं, इसको साइलेंट कर दूं, तो मैं आपको कहूंगी कि वह मुझे समझता है, तो आप पूछेंगे क्या समझता है? तो जैसे मैंने कहा कि वह मुझे मूर्ख समझता है, तब यहां पर कौन सा वाक्य माना जाएगा? तब यहां पर पूर्ण भाव वाला वाक्य माना जाएगा और अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लेते हैं अपन। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। अब देखिए, वाक्य है कि हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। क्रिया कौन सी है? चुनना। और चुनना क्रिया चूंकि हमारी शर्त में है, तो इसलिए इसमें भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। है ना आसान? बिल्कुल आसान है। अब इन दोनों से संबंधित भी एक वाक्य और देख लेते हैं। मानना, देखिए,
मुझे, एक लड़का है रमेश, वो कहता है कि सुरेश मुझे मित्र मानता है, मित्र मानता है, या यूं कह दे कि वो मुझे दुश्मन मानता है, शत्रु मानता है। तो यहां पर मानना क्रिया हो गई, और मानना क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में आने के कारण यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए एक वाक्य और देख लेते हैं अपन। गुरुजी ने मुझे मुर्गा बनाया। बने होंगे आप, बने होंगे ना मुर्गे। तो आपने यूं कह दिया कि गुरुजी ने उस टाइम मुझे मुर्गा बनाया था। तो जैसे ही बनाया यानी बनाना क्रिया आ गई, तो बनाना क्रिया से संबंधित वाक्य आने के कारण यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अपूर्ण सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। तो यहां पर जो ये क्रिया है अपूर्ण सकर्मक, इसकी मात्र 3 ही पहचान है: मानना, चुनना, समझना और बनाना। देख लीजिएगा कि सकर्मक क्रिया का वाक्य है क्या, और उसमें इन क्रियाओं से संबंधित यदि वाक्य है तो वो किस में जाएंगे? अपूर्ण सकर्मक क्रिया में जाएंगे। हाँ, अब अपन बात करते हैं कि अपनों ने पढ़ा क्या है। कपड़े धो लेते हो और उन्हें बिखेर कर रख देते हो ना, तो वो धुले हुए से ही प्रतीत नहीं होते, यानी अजीब सा लगता है। उसी प्रकार से अपनों ने जो चीजें पढ़ी है उनको अपने को समेटना है, ताकि अपने मस्तिष्क में क्लियर रहे कि हमने किया क्या है। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया जब शुरू की थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि क्रिया के भेद 3 आधारों पे किए जाते हैं। पहला भेद किस आधार पर था? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद थे? अकर्मक क्रिया था और उसके बाद सकर्मक क्रिया था। 1 मिनट में समझा देती हूँ, अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन अगला भेद भी इसी क्लास में शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया के 2 भेद थे। कौन कौन से? पूर्ण अकर्मक क्रिया और उसके बाद अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये 2 भेद अपनों ने पढ़ लिए। उसके बाद सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद है। सकर्मक क्रिया के भी कौन कौन से? वही पूर्ण सकर्मक क्रिया और उसके बाद कौन सा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ये 2 भेद, चूंकि पूर्ण सकर्मक क्रिया को अपनों ने आगे भी पढ़ा है। किस नाम से? एक कर्मक क्रिया के नाम से व द्विकर्मक क्रिया के नाम से। ये लो जी, इतनी चीजें अपनों ने पढ़ ली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। अर्थात कर्म के आधार पर क्रिया हमारी पूरी हो जाती है। सकर्मक और अकर्मक बहुत अच्छे से अपनों ने क्लियर कर लिया है, और ध्यान में रखना इससे बाहर कुछ नहीं है। अब इतना मैटर आपको कहां मिलेगा? अब बढ़ते हैं आगे, कौन से भेद की तरफ? अगले भेद की तरफ। और अगला भेद किस आधार पर है? याद कीजिए पीछे की क्लास को। ये नहीं हो कि अपन पीछे भूलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो अगला भेद था क्रिया का, वो अपना था काल के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, काल के आधार पर। देखिए, काल के आधार पर, काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। काल हम किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। तो जहां पर क्रिया के घटित होने का समय बताया जाए तो वहां पर हम क्रिया को किस आधार पर बांटते हैं? काल के आधार पर बांटते हैं। तो यहां पर अपन देखते हैं कि काल कितने प्रकार का होता है। काल को देखिए, यानी समय या काल कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो कितने प्रकार के हम जानते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पीछे से यदि शुरू से ले तो पहला काल होता है भूतकाल,
दूसरा काल होता है वर्तमान काल जो चल रहा है, और तीसरा काल होता है कौन सा? भविष्यत काल। ये काल के 3 भेद माने जाते हैं और इसी आधार पर क्रिया के भी 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? इसी नामों से, इन्हीं नामों से। तो भूतकाल से भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया हो जाएगी। वर्तमान से वर्तमान कालिक क्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। और भविष्यत काल से भविष्यत कालिक क्रिया हो जाएगी, भविष्यत कालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अपन नया भेद शुरू करने जा रहे हैं, काल के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें से क्रिया के घटित होने के समय के आधार पर क्रिया को बांटा जाता है। कितने भेद? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो उसी आधार पर क्रिया भी 3 प्रकार की हो जाएगी, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यतकालिक क्रिया। अब अपन पढ़ेंगे एक एक को अलग अलग से। चलिए, काल के आधार पर क्रिया के भेद, और काल के आधार पर क्रिया के भेदों में अपन कौन सा भेद पढ़ने जा रहे हैं? पहला कौन सा? भूतकालिक क्रिया। ये भेद अपन पढ़ने जा रहे हैं। कहां होती है? यदि कोई क्रिया जारी समय से पहले घटित हो तो उसे भूतकालिक क्रिया कहा जाता है। जारी समय से मतलब अब चल रहा है। तो अब जो जारी है, अब जो चल रहा है, उससे यदि पहले कोई क्रिया घटित हो रही है तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? भूतकालिक क्रिया वहां पर मानी जाएगी। भूतकालिक क्रिया वहां पर मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है आपके सामने। अपन पहले कहानियां पढ़ते थे ना, एक बार एक शेर था, वो जंगल में रहता था। यानी सारी की सारी अब की बात नहीं है, पहले की बात है। एक बार एक शेर था, एक बार एक किसान आम की गठरी लेकर आया, या टोकरी में भरकर आम लेकर आया, लकड़ियों की गठरी लेकर आया। मतलब एक बार आया का मतलब प्राचीन काल में, यानी बीता हुआ समय। एक बार एक शेर था। तो इस प्रकार के वाक्य जो जारी समय से पहले घटित हुए, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? भूतकालिक क्रिया में जाएंगे। और यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। कहीं आप यूं समझो कि ये पता नहीं कौन सा तूफान है, कौन सा पहाड़ है। कोई तूफान या पहाड़ नहीं है। सामान्यतः ये तीनों कालों से संबंधित है। कोई भी एक वाक्य दिया जाएगा और उसमें से यूं पूछा जाएगा कि ये कौन से काल का वाक्य है। अब मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य है कि राधा मंदिर गई थी। ये वाक्य है। उसके साथ साथ यूं हो जाए कि राधा मंदिर जा रही है। राधा मंदिर जाएगी। ये लो जी, राधा मंदिर गई थी यानी पहले गई थी, तो ये भूतकालिक हो जाएगी। जा रही है यानी वर्तमान कालिक हो जाएगी, और जाएगी अर्थात भविष्यतकालिक हो जाएगी। इस प्रकार से आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस प्रकार से आ जाए कि राधा मंदिर जा रही थी, राधा मंदिर गई है, राधा मंदिर गई होगी।
और राधा मंदिर गई। अब ये वाक्य है, गई थी, पहले गई थी, गई है मतलब वो चली गई, वो भी पहले गई थी, अभी तो नहीं जा रही। गई होगी मतलब वो तो मंदिर जा चुकी होगी। आपके पास कोई आया कि राधा को बुला लो, नहीं वो तो मंदिर गई होगी, तो वो भी पहले गई थी। राधा मंदिर गई, आपने पूछा राधा कहाँ है, वो तो मंदिर गई, यानी वो भी पहले जा चुकी। अब ये चारों के चारों वाक्य भूतकाल के हैं। अब इनमें से भूतकाल का कौन सा भेद किसमें है, यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। चिंता मत कीजिए, अब डरने की कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से और अच्छे हुए समझते चलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि भूतकालिक क्रिया के भी 6 भेद होते हैं। यानी भूतकालिक क्रिया के भेद कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है, जब समझने लगेंगे तो बहुत रुचिकर भी लगेगा। अक्सर अपन 6 भेद ये कैसे पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अंतर है और समझेंगे तो आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। पहला कौन सा, पहली कौन सी? सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया पहला भेद। दूसरा भेद हो जाएगा पूर्ण भूतकालिक क्रिया। तीसरा हो जाएगा अपूर्ण भूतकालिक क्रिया और चौथा हो जाएगा आसन्न भूतकालिक क्रिया। पांचवा भेद हो जाएगा संदिग्ध भूतकालिक क्रिया और छठा भेद हो जाएगा हेतु मद भूतकालिक क्रिया। ये लो जी, इसके 6 भेद होते हैं। और यहां पर यदि आप लिख रहे हैं तो पहला भेद ये लिखिए, दूसरा भेद ये लिखिए, उसके बाद यहां पर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये कंटिन्यू आप लिख लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से आप भेद लिखिए, क्योंकि इन दोनों को यदि अपन तुलनात्मक तरीके से साथ साथ पढ़ेंगे तो ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी दोनों बिल्कुल एक जैसी होती है। तो इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे और उसके बाद अपन तीसरे रूप में इसको, चौथा ये और पांचवा ये, छठा ये, इनको पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं इनके भेदों की तरफ और इनके भेदों को भी अपन एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आगे अब भूतकालिक क्रिया के भी सामान्य भेदों का अपन अध्ययन यहां पर इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहला भेद, अब पहला भेद कौन सा अपनों ने देखा? सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया अपनों ने पहला भेद देखा है। देखिए, हम जानते हैं कि भूतकालिक क्रिया है तो इसका मतलब वो पहले घटित हो चुकी है, अब तो घटित नहीं होगी। और वो क्या है? सामान्य है। तो सामान्य की पहचान क्या होती है? सामान्य की पहचान ये होगी, यदि क्रिया के अंत में आ, ए, ई अथवा या, ये, यानी अंत में यदि ये आए तो वहां पर कौन सी मानी जाती है? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाती है। अंत में क्या आना चाहिए? आ, ई, ए आना चाहिए या फिर या, ये, ई। कैसे? देख लेते हैं। मान लीजिए
आपके समक्ष एक वाक्य है, सुरेश घर गया। सुरेश घर गया, अंत में क्या आ रहा है? या आ रहा है। या हमारी पहचान है, या हमारी शर्त में है। कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भूतकालिक क्रिया। है ना आसान? अभी मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आसान है, कहीं भी कोई समस्या आपको आएगी नहीं। उसी प्रकार से और देख लीजिए, मधु स्कूल गई। अब गई कर दो, चाहे गई कर दो और चाहे गई कर दो, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, परंतु इस क्लास में नहीं, आगे अपन एक स्पेशल क्लास लेंगे। इसकी भी या सही माना जाता है या आ सही माना जाता है, ये ए सही माना जाता है या ये सही माना जाता है, तो इससे संबंधित भी अपन एक स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। परंतु यहाँ पर अपना ये नहीं है, अपने को अगर इन दोनों में से अगर देखी जाए तो सबसे पहले अपने को ये लिख लेना चाहिए। परंतु कहीं कहीं कुछ किताबों में ये आ जाता है तो ये भी सही है, रूप दोनों ही शुद्ध है, परंतु कहाँ कौन सा आता है वो अपन बाद में देखेंगे। तो इस प्रकार का वाक्य आ जाए, यानी ई ये भी हमारी शर्त में है, ये भी हमारी शर्त में है। दोनों के दोनों वाक्य किस में जाएंगे? सामान्य भूतकालिक क्रिया में जाएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए एक वाक्य आपके सामने है, रघु ने चाय पी। अब रघु ने चाय पी, यानी पै के साथ कौन सा स्वर है? बड़ा ई लगा हुआ है, तो ये भी हमारी शर्त में होने के कारण किस में जाएगा? सामान्य भूतकालिक क्रिया में चला जाएगा। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लेते हैं, वह जयपुर से आया। जयपुर से आया, अब जयपुर से आया मतलब अंत में क्या आ रहा है? या भी आ रहा है, और इसके साथ यदि स्वर की बात करें तो आ भी आ रहा है, तो इसलिए भी यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से यदि अपन और भी वाक्य देख लें तो वे गए, यानी ये आ रहा है, हमारी शर्त पूरी हो रही है, तो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानी जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्य आ जाएं जिनमें आ, ए, ई या ये, ही पहचान आए या क्रिया के अंत में ये आए, तो अपन वहां पर कौन सी क्रिया मानेंगे? सामान्य भूतकालिक क्रिया मानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे अपन अगले भेद की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पर अपनों ने क्या देखा है? भूतकालिक क्रिया का सामान्य एक ही भेद देखा है। और भूतकालिक क्रिया होती कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की होती है। तो अपन भूतकालिक क्रिया के सभी भेद पढ़ेंगे, 6 के 6 भेद पढ़ेंगे, परंतु इस क्लास में नहीं, बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।